उसके बारे में हम लोग को ये लगता है कुछ लोगों को कि हम लोग थोड़ी कम राशि वहाँ पे कह पा रहे हैं। दूसरी एक बात जो फील्ड से फीडबैक में आई है, ये जो हमारी सड़कें हम लोग ने आगे टोल पे तो सब फीडबैक आता है, पेमेंट पे देते हैं, टीओटी पे देते हैं, तो ड्यू डिलिजेंस मार्केट करता है। उस मार्केट से बहुत फीडबैक स्ट्रांगली उभर के ही आया एनालिसिस कि जो सड़कें हम लोग डीओटी पे बनाते हैं या हैम पे बनाते हैं, उनकी क्वालिटी रिलेटिवली बेटर है। जो ईपीसी पे बनती है उनकी क्वालिटी उतनी ठीक नहीं होती। तो इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, क्या ऐसा मान सकता है मेंटल स्टेट है उनकी काम कर रही है कि इस प्रकार का फीडबैक हमको मिलता है। इसके चलते एक हम लोग आप सबसे चर्चा करने की बात चाहते हैं, ये तय करना, इसे ओपन क्वेश्चन रखना कि क्या हम लोगों को डीओटी और हैम को प्रीफर्ड मोड कर देना चाहिए, ईपीसी में केवल तभी बनाना चाहिए जब फॉर ए सर्टेन रीजन, और वो क्या कंडीशंस होगी तभी केवल हम लोग ईपीसी में बनाने की बात करें। अन्यथा हमारे लिए हैम या डीओटी फाइनेंशियल वायबल हो जाए तो डीओटी में जाए, नहीं तो हैम पे जाए। ये एक क्वेश्चन हम लोग प्रूव करके देखेंगे और उसके साथ कैसी सहमति बनेगी और उसके हिसाब से जो आपके वार्षिक लक्ष्य हैं, उन वार्षिक लक्ष्य में किस प्रोजेक्ट को डीओटी और हैम पे ले जाया जा सकता है, इस बारे में चर्चा करेंगे, जिससे हम अधिक से अधिक काम हम पूरा कर सकें। हम यदि देखें तो आप सभी साथियों के सहयोग से पिछले कुछ सालों में बहुत अच्छा काम हुआ है। टोटल देश में जो 90,000 किलोमीटर के आसपास नेशनल हाईवे था वो भर के 1,45,000 किलोमीटर हो गए। व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट कि उस 1,45,000 किलोमीटर में से हम लोग आज तक 1,01,000 किलोमीटर का काम नए सिरे से बना अवार्ड कर चुके, जिसमें से करीब 83,000 किलोमीटर तो बन चुका है और 17-18,000 किलोमीटर ऐसा है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है डिफरेंट हेड्स। बाकी जो 44,000 किलोमीटर रहते हैं उनके बारे में हम लोगों को देखना है कि कैसे। एक सबसे अच्छा महत्वपूर्ण कहने के लिए जब मैं भी टॉक अबाउट 90,000 से 1,45,000 किलोमीटर होना, मतलब 60% नेशनल हाईवे भरना। बट व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट इज कि नेशनल हाईवे को हम लोग यदि बेंचमार्क करें कि मिनिमम क्वालिटी इसका होनी चाहिए, मिनिमम स्टैंडर्ड होना चाहिए, तो ट्रैफिक स्टैंडर्ड के हिसाब से मिनिमम 2 लेन पेव्ड शोल्डर हमारे प्लेन इलाकों में और हिल इलाके में 2 लेन की रोड बने, इस बारे में सोच रखी गई है। और जहां ट्रैफिक जस्टिफाई करे वहां ये 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन जैसे कि ट्रैफिक रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से बने। उस हिसाब से देखें तो 19 पिछले 8-9 साल की जब तुलना करते हैं तो एक और बहुत अच्छी बात उभर के आती है कि जो 4 लेन एंड अबव हाईवेज है वो 18,000 किलोमीटर से भर के 45,000 किलोमीटर हो। तो जहां एक और टोटल हाईवेज की लेंथ केवल 60% बढ़ी है, वहां 4 लेन एंड अबव की लेंथ लगभग 2.5 गुना हो। वो बहुत महत्वपूर्ण एक माइलस्टोन हम सब ने मिलकर अचीव किया है। इसी प्रकार से एक दूसरा यदि हम माइलस्टोन देखेंगे, हिल एरिया में मिनिमम 2 लेन और इधर 2 लेन पेव्ड शोल्डर की बात करें, मतलब हमारी लेस देन 2 लेन वाली लेंथ रोड्स कितनी बची है उसको यदि एक इंडिकेटर माने तो जब 90,000 किलोमीटर हमारे पास हाईवे था उसमें 27,000 किलोमीटर ऐसा था जो 2 लेन से कम, मतलब ऑलमोस्ट अबाउट 30% से थोड़ा ज्यादा 31 के करीब। आज जब हमारा टोटल नेटवर्क 1,45,000 किलोमीटर हो गया है, उसके सामने 2 लेन से कम हाईवे की संख्या केवल 16,000 किलोमीटर है, जो कि केवल रफली देखें तो 11-11.5%। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण माइलस्टोन है जो हम लोगों ने एज ए डिपार्टमेंट अचीव किया है और इन सब अचीवमेंट्स को पूरा देश देख रहा है, तारीफ करता है, प्रशंसा करता है। अब आगे हमें किस स्तर पर ले जाना है ये हम लोगों को सोचना पड़ेगा। विजन 2047 देश के सामने रखा गया है और आप सभी साथियों के साथ बैठ के विजन 2047 की परिकल्पना की गई, उसको रूप दिया।
इस विजन को अचीव करने के लिए ही कार्य योजना बनाई जा रही है। पर अब जब एक विजन हमारे सामने है तो उस विजन को पूर्ण करने की तरफ हम लोग को अपने सारे रिसोर्सेज लगाने चाहिए। तो उस विजन में एक चीज तो ये आती है कि हमारे एक्सेस कंट्रोल हाईवेज जो है आज लगभग 8,000 किलोमीटर का हम काम करने की बात कर रहे हैं। 3-3.5 किलोमीटर बन के तैयार है। इसको बढ़ा के करीब 45,000 किलोमीटर तक करना चाहिए। विजन 2047 की हमारी लॉजिस्टिक की जो स्थिति होगी, हमारे हाईवेज की जो स्पीड होगी जिस पर ट्रक्स ट्रैवल करेंगे, जो कि देश की इकोनॉमी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, वो दुनिया के दूसरे देशों से किसी से कम नहीं है डेवलप कंट्रीज के मुकाबले। तो आज जब बात करते हैं कि यूएसए में ट्रक की स्पीड 70 से 80 किलोमीटर पर आवर आती है और हमारे यहाँ ये एवरेज स्पीड 40 के आसपास है। तो ये जो गैप पार्ट है उसके लिए एक्सेस कंट्रोल हाईवेज इज ए मेजर पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजी। तो जो विजन बना है उसमें ये है कि पूरे देश को ग्रिड बनाई गई, ग्रिड बना के उसमें जो प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफिकेशन किए जा रहे हैं वो इस प्रकार से होंगे कि लगभग आप देश के किसी पॉइंट पर बैठे हैं, उससे लगभग 100-125 किलोमीटर की दूरी पर आप एक एक्सेस कंट्रोल हाईवे पर पहुंच पाएंगे। और एक बार आप एक्सेस कंट्रोल हाईवे पे जाकर पहुंच गए तो उसके बाद आप कहीं से कहीं अपनी लॉजिस्टिक एफिशिएंसी गेन करने के लिए एक रीजनेबली अच्छी स्पीड से अपने सामान को पहुंचा सकते हैं। दूसरा एक मुख्य बात आती है कि जो आज की तारीख में 2 लेन से छोटा रोड है, हमारी 2 लेन से कम की सड़क है, उस सड़क को अभी मुख्य बातें जो सामने है, पहला ये कि इस साल की जो विशेष परिस्थितियों की हम अपने टारगेट्स पर उसके लिए हम लोग दूसरी चीज टारगेट्स में जो बात सामने आती है सब लोग देखें। एक तो कुछ राज्यों से बात होती आ रही है उनके की बात है, तो उसकी दृष्टि से बीओटी और हैंड को कैसे ज्यादा से ज्यादा। तीसरी मुख्य बात अभी तक ये रखी है कि जब हमने सर इनवेट और बीओटी से फीडबैक लिया देखिए, उन लोगों से फीडबैक लेने से हमें ये पता लगता है कि क्वालिटी ऑफ बीओटी और हैंड की जो सड़कें हैं इज मच सुपीरियर। शायद ये कारण भी हो सकता है कि हैम वाले को 15 साल तक हमारे पास पैसे नहीं आए, क्वालिटी को अपने आप बेहतर बना करती है। तो इस दृष्टि से भी शायद एडवाइजेबल है। तो डिस्कशन करके आज हम पहुंचना चाहेंगे कि अधिक से अधिक हम बीओटी और हैंड और केवल रेयर केसेस में या अपने केसेस में जाए उस चीज को हम लोग तय करें। तो जब हमने सर 9 साल में जो अच्छे काम किए उसकी अचीवमेंट्स की, जैसे हमारे 2 लेन से जो 11% आ रही है वो सारी काम करती है। और रिजल्ट 2047 के हिसाब से काम करेगा। तो उसमें 2 बातें कि हमें एक्सेस कंट्रोल को बढ़ा के 45,000 और दूसरी बात यह कि हमारे को जो 2 लेन से छोटे सड़कें 16,000 किलोमीटर की से हर हालत में प्रायोरिटी में मिनिमम 2 लेन मिल एरिया और 2 लेन के लेन एरिया उसके प्रोजेक्ट्स पे काम करें। तो 16,000 किलोमीटर जो बचा है शायद 3 से 4 साल में जो हाईवे से क्लियर होगी वो अलग बात। ये मोटे तौर पर जो विजन की बात और इसकी बात रखी। इसके अलावा कुछ और बातें साथ में सबसे महत्वपूर्ण बात मेरे हिसाब से है तो वो है क्वालिटी। क्वालिटी में जब बातें आती हैं तो इट इज अ क्वेश्चन ऑफ वर्कमैनशिप। पैसे जब हम पूरे दे रहे हैं ठेकेदार तो हम उससे पूरा काम क्यों नहीं ले पाए। जब भी सड़क में क्वालिटी के इश्यूज सामने आते हैं तो पाया जाता है कि इट इज अ पुअर वर्कमैनशिप। और उसके पीछे जो कारण आते हैं, हम बात करते हैं तो हम कहते हैं डीपीआर की क्वालिटी ठीक नहीं, हम बात करते हैं तो कहते हैं कि इंडिपेंडेंट इंजीनियर इंडिपेंडेंट अथॉरिटी का काम ठीक नहीं, या कंस्ट्रक्शन वाले एजेंसी का काम ठीक नहीं। एक प्रथा चली हुई है कि हर चीज के लिए हम किसी दूसरे को दोषी ठहराते। यदि हम ठीक प्रकार से सोचें तो हमें अपने अंदर झांकने की जरूरत है, क्योंकि जब डीपीआर कंसल्टेंट आपको रिपोर्ट देता है
तो उसको एक्सेप्ट कौन करता है? हम, हमारा पीढ़ी। पिछले साल जब अभी कुछ समय पहले 3 महीने पहले NHI में कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो आप लोगों से कोई इंटरेक्शन कराया गया था सारे लोगों को। उस समय में ये सारे NHI के ऑफिशियल्स वहां पर थे। जिन प्रोजेक्ट्स में बहुत अच्छा काम हुआ है, क्वालिटी के साथ काम हुआ है, उन ऑफिसर्स ने अपनी एक्सपीरियंस शेयर की थी। तो ये सबसे पहले बात उभर के सामने आई थी कि DPR एक्सेप्ट करते समय वो एक्चुअल में उस सड़क पे DPR कंसल्टेंट के साथ पूरा चल के गए और देख के सुपरवाइज किया और इंश्योर किया कि DPR सही बना। जब आप DPR एक्सेप्ट कर रहे हो तो ये सबसे पहली एक्सपेक्टेशन हमारी ये होती है कि हम उस DPR की सत्यता को जांचें। DPR सही बनेगा तो हमारी नींव सही रखी जाएगी प्रोजेक्ट। इसी प्रकार से इंडिपेंडेंट अथॉरिटी या अथॉरिटी इंजीनियर या इंडिपेंडेंट इंजीनियर जिसको भी कहे, तो जो काम कर रहा है उसके काम के अलावा सुपरविजन के हमारे अपने लक्ष्य, तो उसके काम पर भी निगाह रखने का काम और कॉन्ट्रैक्टर के काम पर भी निगाह रखने का काम हमारा होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्टर को क्वालिटी के लिए, मटेरियल के लिए अपनी लैब टेस्ट सेटअप करता है, उस लैब के इंस्पेक्शन का काम हमारा होना चाहिए। वो चीजें लिखी हुई हमारी संहिता में, पर क्या हम उसको उसी प्रकार से हर सप्ताह में, 15 दिन में, 1 महीने में जो चीजें चेक करनी चाहिए चेक कर रहे हैं? ये एक हमारे को इंश्योर करना चाहिए अपने सिस्टम में, तो अपने आप ही क्वालिटी इंश्योर हो जाएगी। क्वालिटी ऑफ मटेरियल अंदर जाएगा, वर्कमैनशिप अंदर जाएगी। अब जैसे जितना मैं फील्ड में गया, आप लोगों के साथ बैठ के बातें की, समझी, तो बातें यही आती है कि भाई आपने CRPM लिया तो उसका टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो तो क्वालिटी खराब होगी। पैसा तो पूरा लगा, किसी ने पैसे भी नहीं बचाए, बट क्वालिटी खराब होगी पुअर वर्कमैनशिप की वजह से। इसी प्रकार से कॉम्पैक्शन में कमी रह गई तो ऊपर तक पानी सीप करने की प्रॉब्लम आ जाएगी। बात तो वो सारे जो इश्यूज हैं उस सेशन में बात होगी विशेष रूप से। तो क्वालिटी के ऊपर ध्यान देना एक हमारे को, एक जब हम डेवलप कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर और विजन की बात कर रहे हैं, तो हमारे को अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना चाहिए कि क्या हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को उस स्तर पे ले जा सकते हैं जिसको भी फिटिंग डेवलप कंट्री कहा जाए। क्या हम क्वालिटी कॉन्शियस बन सकते हैं? क्या क्वालिटी कॉन्शियसनेस हमारा सबसे प्राइम फोकस रह सकता है कि हम जो काम करेंगे, जो नेशनल हाईवे का काम होगा, चाहे वो NHI के लोग करें, चाहे हमारे नॉर्थ के लोग करें, चाहे NHIDCL के लोग करें, हम गारंटी देते हैं कि हमारे काम में ये क्वालिटी मिलेगी, कोई आदमी इस पे उंगली नहीं उठा पाए। ये प्रतिज्ञा हम सारे लोग मिलकर कर सकते हैं कि गर्व महसूस हो कि हम किस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। आप सब लोग जो हो, सब UPSC के थ्रू सेलेक्ट होते हैं। UPSC एक्चुअल में अट्रैक्ट्स द बेस्ट ऑफ द मीन्स। आप जब उस लेवल से आते हो कि देश में जितने इंजीनियर्स, उन इंजीनियर्स के जो टॉप ब्रेन है, आप वो ब्रेन है। उसके बाद भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन यदि सर्वश्रेष्ठ ना हो तो इसका मतलब कहीं हमारे मैनेजमेंट में, कहीं हमारी सोच में की बात है जिसे हमें ठीक करने की जरूरत है। क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग, या तो सिविल इंजीनियरिंग में तो अभी तक बहुत ज्यादा स्टार्टअप और वो सारी चीजें निकली जो टेक्नोलॉजी में चले गए, पर सिविल इंजीनियरिंग में इंफ्रास्ट्रक्चर में जो काम देश में हाईवेज में हो रहा है, रेलवेज में हो रहा है, उसके इक्विवेलेंट काम प्राइवेट सेक्टर में नहीं हो रहा। बाकी सेक्टर्स की इंजीनियरिंग की बात करें तो डेफिनेटली प्राइवेट सेक्टर इज मच अहेड ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर इन मैनी ऑफ द फील्ड्स। बट सिविल इंजीनियरिंग एक ऐसी फील्ड है जिसमें आज भी सरकार में बेस्ट टैलेंट अट्रैक्ट होता है। प्राइवेट सेक्टर में जाने वाला सिविल इंजीनियर कैन नॉट बी कंपेयर्ड टू सरकारी सिविल इंजीनियर। उसके बाद हम बारे में क्या कमी है? कोई कमी नहीं, पैसे की कमी नहीं है, सरकार को बजट दे रही, क्वालिटी ऑफ मैन पावर सर्वश्रेष्ठ। तो हमारे को एक प्रण लेने की बात है कि हम किस प्रकार से अपने ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करेंगे कि लोगों को एक गर्व महसूस हो। इसके डिस्कशन का एक बहुत महत्वपूर्ण बात आती है, उसके साथ रोड सेफ्टी। माननीय मंत्री जी, जब से मैंने ज्वाइन किया और पहली बार से बात की, तो मुझे लगता है कि सड़क बनाने से ज्यादा चिंता माननीय मंत्री जी की है रोड सेफ्टी, और बात बिल्कुल सही है। हमारे यहाँ जो जितने डेथ होती है सड़कों पर, उनका करीब दूसरे देशों की तुलना में
इतनी ज्यादा जब डेथ्स हो रही हैं और अगेन कंपैरिजन की बात है, कुछ भी करें तो क्या कारण है? ठीक है, इसके लिए बातें आएंगी, आप लोग इसको जब डिटेल में रोड सेफ्टी का सेशन देगा तो उसमें हम लोग बात करेंगे। बट की पॉइंट ये कि क्वालिटी कॉन्शियसनेस, जैसे मैंने एक शब्द बोला, तो दूसरा हमें सेफ्टी कॉन्शियस बनना होगा। आप सब लोगों की एक बार ट्रेनिंग हो चुकी है, कंटिन्यूस ट्रेनिंग की जा सकती है। जब आप अपनी सड़क पर चलते हो तो सेफ्टी कॉन्शियसनेस का मतलब ये कि इतना सारी सेफ्टी इंजीनियरिंग से डिफेक्ट है, चाहे साइन बोर्ड में, चाहे साइड मार्किंग में, चाहे कट्स में, उन चीजों को हमें हाल आइडेंटिफाई करके हमें दूर करना पड़ेगा। ये उस रोड सेफ्टी सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। एक बात आती है सस्टेनेबिलिटी। आज की तारीख में दुनिया जिस तरफ जा रही है, पूरी की पूरी बात होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आप सब एनवायरमेंटल जो COP26, COP27, COP26 में जो भारत ने कमिटमेंट किया, वो सबसे परिचित है। तो जब सस्टेनेबिलिटी की बात करेंगे तो उसकी बात करेंगे कि हमारा क्या रोल हो सकता है। जैसे रेलवे ने एक काम किया है, उन्होंने अपना प्लान बनाया कि 2030 तक वो लोग नेट जीरो हो जाए। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत मुश्किल काम है, बट हम लोग क्या 2047 तक नेट जीरो कर सकते हैं। सर, देश ने अपने लिए तय किया, सरकार ने देश का विजन रखा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, कि 2070 तक हम नेट जीरो एज ए कंट्री हो जाएंगे। उसमें हमारे विभाग का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन होगा? क्या हम जो विजन 2047 विजन 2047 में हम लोगों ने बात रखी, तो किस प्रकार से नेट जीरो हम लोग पहुंचेंगे, उसके लिए क्या क्या हमारी टेक्निक्स होंगी, और कम से कम जो पेड़ लगाने का काम है, पेड़ लगाने की जो क्वालिटी है हमारी, उसको हम सस्टेनेबिलिटी में वो सारा डिटेल में डिस्कशन होगा। आज मुझे मालूम है कि बहुत लंबे सेशंस हैं, बट हम लोग समझते हैं कि आगे G20 भी है और दिल्ली में काफी दूसरे प्रकार में इस समय चीजें चल रही हैं, तो हम लोग चाहते थे कि एक दिन में मीटिंग खत्म हो। तो आज थोड़ा लंबा दिन आप लोगों को व्यतीत करना पड़ेगा, पर पर्याप्त बीच में ब्रेक दिए गए, लंच की भी व्यवस्था है, डिनर की भी व्यवस्था है, और जिनको देर रात को जाना हो देर रात को, जिनको कल सवेरे जाना हो, मिनिमम वर्क टाइम यहाँ पे लगा के एज ए प्रोफेशनल लोग आज की कॉन्फ्रेंस करेंगे, अपने लिए निष्कर्ष निकालेंगे, जिनको हम लोग आगे पालन करेंगे। एक्चुअल में जहाँ सारी प्रायोरिटी जुड़ते जुड़ते बाद में अमित जी ने इसके लिए वैसे तो कोशिश तो फाइनल अप्रूवल मैंने किया, बट अमित बार बार आते रहे और एक एक करके चीजें बढ़ाते रहे, तो करते आते हैं 8 बजे 7:30 8 बजे तक इन्होंने प्रोग्राम पहुंचा दिया। ओरिजिनली पर्पज ये था 5 बजे तक रखे, फिर ये हुआ कि सब लोग जुड़े हैं तो ये भी डिस्कस कर लिया जाए। सबसे अच्छी चीज ये हुई हम इस मीटिंग की तैयारी के लिए ग्रुप्स बनाए। तो फर्स्ट हाफ में भी एक बेहतर बात है जिसमें कि सब लोगों ने अपना काम किया। फर्स्ट हाफ में ये एक्शन प्लान है, प्लान की बात करेंगे। सेकेंड हाफ में जो 5 सेशन है, हर सेशन में किसी एक सीनियर ऑफिसर ने 12, 14, 15 आदमी की टीम अक्रॉस 3 ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने बैठ के इसको डिबेट और काफी दिन से चर्चा चल रही। उसके बेसिस पे वो एक बेसिक प्रेजेंटेशन करें, उस प्रेजेंटेशन के बेसिस पे फिर एक डिस्कशन हुआ। तो ऑलरेडी काफी फॉलो इनपुट उस पर जा चुका है, एक सॉर्ट ऑफ प्रपोज डिसीजन रहे, उसके ऊपर बाकी साथियों की बात सुनी जाएगी और उसके बाद हम लोग अपने लिए तय करेंगे कि हमारे विभाग में इस तरीके से काम होगा। ये इस प्रोग्राम की रूपरेखा की रखी हुई। मैं विश्वास करता हूं कि हम सभी लोग बिल्कुल खुले मन से बिना डरे अपनी बात खुल के रखेंगे, जिससे कि जो आज हम तय करेंगे वो हमारे विभाग के लिए, हमारे मंत्रालय के लिए आगे बढ़ाने में सहयोग करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस बैठक में उपस्थित सभी वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से और ऑनलाइन जुड़े सारे पीडीज की ओर से मैं माननीय मंत्री जी का और माननीय राज्य मंत्री जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सर, सारे आरओज ऑफ NHAI, मॉर्थ रोडविंग एंड NHAI DCL यहाँ पर बैठक में उपस्थित हैं। उसके अलावा NHAI DCL और रोडविंग से सारे वरिष्ठ अधिकारी भी यहाँ उपस्थित हैं। मैं अब माननीय राज्य मंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि वे हमें संबोधित करने का कष्ट करें।
हमारे बहुत ही यशस्वी मंत्री नितिन गडकरी जी, यहाँ पर बैठे हमारे सचिव अनुराग जैन जी, सभी अधिकारीगण जो कि मंत्रालय के हैं, NHAI के हैं, NHAIPCL के हैं, आप सबको नमस्कार। आज बड़ा एक जरूरी एक मीटिंग है जिसमें हम उन सब चीजों के ऊपर विचार विमर्श करेंगे और मंत्री जी से मार्गदर्शन लेंगे कि किस प्रकार अपने काम को और अच्छा बनाना। काम हमारा अच्छा चल रहा है, लेकिन कुछ कमियां कभी कभी आती हैं जिनको समय समय पर ठीक करने की जरूरत पड़ती है, जिनके लिए निर्देश भी है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी कारणवश कई बार वो निर्देश के अंदर थोड़ा सा देरी होती है और उसका फिर दिक्कत आती है आगे चलकर। उदाहरण के तौर पर जो रोड सेफ्टी के लिए निर्देश है, जो DPR के लिए निर्देश है, वो कैसे आगे ठीक हो, निर्देश दिए जा चुके हैं, उसके लिए और भी डेलीगेट की जा चुकी है, लेकिन अभी भी कुछ जगह पर उसमें हिचकिचाहट आती है जिससे कि चीजें ठीक सुचारू रूप से आगे नहीं बढ़ पाती। जिस तरीके से मंत्रालय में काम चल रहा है, जितनी रोड्स बनी है, जितनी आगे की प्लानिंग है, आज पूरे देश के अंदर एक मंत्रालय जिसके काम के ऊपर सबको भरोसा है और जो दिखाई देता है वो इस मंत्रालय का सब जगह दिखाई देता, सब लोग प्रशंसा करते हैं, लेकिन जब चीज अच्छी बनती है और उसमें छोटी छोटी सी भी अगर दिक्कत होगी तो उसके लिए आलोचना भी ज्यादा होगी। इसलिए हम सबका फर्ज होना चाहिए कि जो भी चीज हो वो हमारी मानकों की कसौटी पर पूरी उतरे। अगर हमारे मानक कहते हैं कि ये चीज इस तरीके से बननी है, वो मानक पूरे होने चाहिए, तभी जाकर चीज अच्छी बने। कई हमारे एक्सप्रेसवेज बने बहुत अच्छे हैं, लेकिन कई जगह पर उन एक्सप्रेसवेज के बनने के बाद भी जो हमारी सर्विस रोड है वहां पर जाम लगता है। अब हम रोड तो बना गए, लेकिन वो जाम लग रहा है तो लोगों को तकलीफ होगी, तो जो आपको प्रशंसा मिलनी चाहिए वो प्रशंसा नहीं मिलती। तो सारी चीजों को हमको ध्यान से देखना पड़ेगा, तभी जाकर ये काम चल सकेगा। और आज जो डिस्कशन होंगे उसमें आप खुद अपने काम की समीक्षा करिए कि कहां पर आपको दिक्कत होगी, और जब तक हम अपने आप अपनी गलतियां नहीं निकालेंगे तब तक वो ठीक नहीं। मेरे शब्दों के साथ आप सबको आज की मीटिंग के लिए बहुत बहुत बधाई कि आप सब लोग यहाँ पर इकट्ठे होकर आज जो दिखते हैं उनको ठीक करने की कोशिश करेंगे, ताकि आगे चलकर हम लोग और अच्छा काम कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि वे कृपया सभी वरिष्ठ अधिकारियों को अपना संदेश देने की कृपा करें। हमारे राज्य मंत्री सिंह जी, हमारे सेक्रेटरी अनुराग सिंह जी, उपस्थित सभी मिनिस्ट्री, NHAI, NHAIPCL में काम करने वाले सभी साथी भाई और बहन। वैसे मैं अक्सर एक बात पे विश्वास रखता हूँ कि जहाँ हम लोग काम करते हैं वो अपना परिवार ही है, और परिवार होने के कारण हमारे बीच में कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। और ये भी बात जरूर है कि बहुत बार ऐसा होता है कि छोटे लेवल पर भी काम करने वाले व्यक्ति जब कोई अच्छी बात बताते हैं, हमारे भी अड़चने जो होती है, समस्या होती है, हमें भी ध्यान में आती है। एक अच्छी बात हुई कि ये मीटिंग की प्रेरणा बहुत अच्छे इसमें से हुई। अच्छे भाव से एनुअल प्लान को सीलिंग लगाने की बात है, और उसके कारण उस कल्पना पर चर्चा करते करते फिर आज की मीटिंग की कल्पना उसमें से आई।
एक बात जरूर है कि आज हमारे डिपार्टमेंट का नाम हिंदुस्तान में नहीं तो दुनिया में अच्छा है, अमेरिका में अच्छा है। और विशेष रूप से मैं कोई इतना प्लान नहीं हूँ, जैसे मेरा पूरा लाइफ डिसिप्लिन और ठीक नहीं था, पर मुझे भी समझ में आता है कि मैं ऑस्ट्रिया गया था तो इंडियन लोग तो मेरे साथ पीछे आते थे, फोटो निकाले, गोरे भी आने लगे इस तरह करके। मुझे तब पता चला कि उनको मैं मालूम हुआ ऐसा जब मैंने पूछा तो बोले रोड मिक्स। मेरी बात तो ऐसे ही आप सब लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, सही अर्थ में वो कोई मेरा क्रेडिट नहीं, मैं तो इतना मेहनत भी नहीं करता। रात दिन साइट पर आप लोगों ने काम किया, हमारे सेक्रेटरी रात को 9 बजे ऑफिस में रहते हैं, और जिन जिन लोगों ने रात दिन काम किया उनका जो सक्सेस मिला उसका श्रेय मुझे और राज्य मंत्री जी को मिलता है। तो दैट इज नॉट आवर क्रेडिट, दैट क्रेडिट टू ऑल ऑफ यू, आप सबका उसमें योगदान है और इसलिए निश्चित रूप से आप सब अभिनंदन के पात्र हैं। एक अच्छी बात हुई जो 9 साल के बाद में अच्छे सेक्रेटरी मिले। सरकार में प्रधानमंत्री जी अक्सर कहते हैं कि सरकार साइलों पे काम, और ये एनएचआई क्या कर रहा है मिनिस्ट्री को मालूम नहीं, मिनिस्ट्री क्या कर रही है एनएचआई को मालूम नहीं, ये लोग क्या कर रहे हो एनएचआई डीसी को मालूम नहीं। एनएचआई सर्कुलर निकालती है, एनएचआई डीसी दूसरा निकालती है, मिनिस्ट्री सर्कुलर निकालती है, उसको एनएचआई बदल देती है, एनएचआई की पॉलिसी का एनएचआई डीसी ऐसा साधारणतः सरकार ऐसी ही चलती है। और वो गति शक्ति जो भारत सरकार में बहुत पॉपुलर प्रोग्राम हुआ, उसका आर्किटेक्ट स्वयं होने के कारण आने वाले समय में उनका अनुभव का सबसे बड़ा फायदा कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन, इसके साथ मिलकर हमें इसका फायदा मिलेगा। तो विशेष रूप से जैसे आपने अच्छा काम किया उसका क्रेडिट मिलता है, वैसे अगर कोई काम में कारण न होती क्रिटिसिज्म भी होता है। प्रधानमंत्री जी मुझे डायरेक्टली कह चुके हैं, जिम्मेदारी पक्की करो कर दो। मेरा एक प्रॉब्लम है कि मैं बहुत ही लिबरल और सहिष्णु स्वभाव, हार्ड स्टेप लेना मेरी पर्सनैलिटी में जानता नहीं, मेरा वीकनेस है। जनरली किसी का नुकसान करना, किसी के ऊपर कार्रवाई करना। प्रधानमंत्री जी हमको पूछते थे कितने लोगों को न्याय मिला, कितने लोग आपने कितने लोगों को कुछ किया। हमारे हमने सबको हाथी घोड़े जो थे सब गधाने को सब साथ हम चलाते रहे। कभी कभी दिक्कतें आती है, जनरली पॉलिटिकल सिस्टम में ऐसा होता है कि मिनिस्टर ये एग्जीक्यूशन के काम करते हैं, पोस्टिंग, प्रमोशंस, और हमारा आपका सौभाग्य और दुर्भाग्य ऐसा हो कि हम लोग ये काम में नहीं कर रहे, पॉलिसी मेकिंग में जनरली ये थोड़ा सा विरोधाभास है। तो नेचुरल इक्वालिटी और इसमें अलग अलग बातों के ऊपर ज्यादातर लोगों का इंटरेस्ट होता है। एक बात जरूर है कि हमारे काम में no one is perfect and no one can claim that he is perfect. You cannot catch the road twice. Perfection है तो समय लगेगा और उसका टारगेट हमें रखना चाहिए। और हमारी कमियां क्या है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, इसका हर व्यक्ति ने कहने की आत्म परीक्षण करना चाहिए। और व्यक्ति ये परिवर्तनशील होता है। और मैं पॉलिटिकल पार्टी में बहुत ही काम कर चुका हूँ और काफी अलग अलग प्रकार के लोगों को मैं उनके साथ भी काम कर चुका हूँ। मुझे ये मालूम है कि कैसे भी लोग होंगे उनको साथ में लेकर चलना ही लीडरशिप की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। ये आशा नहीं कि ये अच्छा नहीं, वो अच्छा है, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। अल्टीमेटली वो कैसा भी हो, लीडरशिप इज सपोज्ड टू टेक द डिसीजन। और इसके लिए हमारे सब आपके बीच में अच्छी रिलेशनशिप होगा और संवाद होगा, ये बहुत उपयोग होता है।
स्टारबक्स की किताब का उल्लेख मैं अक्सर करता हूँ। स्टारबक्स में उनके पिताजी के वो एक ट्रक ड्राइवर थे और महाराज थे और एक कॉफी शॉप में वो मजदूरी का काम करते थे। एक दिन नौकरी करते करते उसने एक कॉफी शॉप शुरू किया। अभी लॉस एंजलिस में उनकी बहुत बड़ी बिल्डिंग है, देखने के लिए और उनके 23,000 कॉफी शॉप यूरोप और ऑस्ट्रेलिया और वो तब उन्होंने उनकी किताब में बहुत अच्छी बात की। उन्होंने लिखा है कि जब आपको सक्सेस मिलता है उस सक्सेस की खुशी केवल आपको अकेले को मिलती हुई, then that success is meaningless। और जब सक्सेस की खुशी वो आपके साथ काम करने वाले जो लोग होते हैं उनको आपसे भी ज्यादा होती है, then that is the true meaning of success। इसलिए आप सब लोग भी गौरवान्वित होते हैं कि हम मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट में हमारे काम होने के बाद स्वाभाविक रूप से पब्लिक भी आप स्वाभाविक रूप से बहुत अच्छे तरीके से कहीं ना कहीं धन्यवाद देती है। तो ये जो अच्छी बातें होती है उसके साथ साथ कहीं कहीं प्रॉब्लम्स भी आती है और कंटिन्यूअस प्रोसेस यही है कि आपको सुधार करना है और जब समस्याएं खड़ी होती तो उससे सोल्यूशन मिलते हैं। जैसे मैं इंजीनियर नहीं हूँ और इंजीनियर की लिए डिजिटल आपको IIT की जरूरत हो आप मैं 75 साल में SSC कर चुका हूँ। मैं इमरजेंसी के खिलाफ जेपी आंदोलन में उस पॉलिसी मैंने डिवोट कर दी। मैं भूमिगत रहकर काम कर रहा था तो मेरा स्टडी ध्यान नहीं रहा था और आखिरी 8-10 दिन मैंने अध्ययन किया मुझे 52% ही मार्क मिले और साइंस ग्रुप में 49.26 तो 50% से ऊपर अगर साइंस ग्रुप में होगा तो इंजीनियरिंग को एडमिशन आती थी। मैं डिस्क्वालीफाई हो गया, मैं कोई इंजीनियर नहीं हो पाया। मेरे दोनों बहनों जो थे एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट हमारा एटॉमिक रिसर्च और दूसरे नेपा पेपर मिल में मैजिक करेगा। दोनों बहनें और दोनों मेरे स्टूडेंट थे। सबने घर में कहा कि इसका ध्यान दे बापू और जो है वो ये ऐसे ही इसका ध्यान दे भाई में नहीं करना चाहिए, इसमें वकील बोर्ड लगानी चाहिए। और मैं वो करता है घर वालों भी थोड़ा निराश किए कैसा है तो मैं इंजीनियर बनाने आप मुझे 6 डिग्री मिली तो वो 4 तो एग्रीकल्चर साइंस की है और अभी 7वीं लेने के लिए मुझे आसान नहीं है पर मैं अभी भी डॉक्टर नहीं लगा था। डॉक्टर साहब लगा थे BSc साहब क्योंकि मेरे मन में वही बात बैठी मुझे डिस्क्वालीफाइड और इंजीनियरिंग एडमिशन तो हाउ ही कैन बिकम ए डॉक्टर। इसके बाद होने के कारण मैं अपने नॉलेज को पर्याप्त मात्रा आप लोगों का होता है नहीं करो क्योंकि आपने इस सब्जेक्ट में काम किया। जो सबसे इम्पोर्टेंट बातें जो मेरे घर में आई जो आज आप सामने बोलता है पहली बात तो ऐसी है कि कोई भी समस्याओं से सोल्यूशन निकलते हैं। जब मेरे पास जब सीलिंग लग गया तब मुझे ध्यान में आया कि ये सीलिंग लग गया तो इसका 10-1 लाख करोड़ के काम कर रहे हैं और हमारे लिए परीक्षा ऐसी कहती है तो बड़े इक्वेशन आप समझ लेना कि चुनाव का साल है और कमिटमेंट पूरी करनी है, पब्लिक में जाना है और हम लोगों को फटाफट वो जो MPs है वो सब अस्वस्थ है। अब ऐसे समय पिछले साल काफी काम में विशाल सीलिंग लग गया तो चुनाव के समय ये प्रॉब्लम आया। तो पहली बात तो है कि BOT कंसेप्ट जो है ये भी बड़ी अच्छी बात है। मैं आज ही हवाई जहाज से आते समय मुझे वो NHAI चेयरमैन को बताया कि आपके बोर्ड में एक फाइनेंस के मेंबर थे उन्होंने BOT का प्रयोग किया। उसके बाद में ये शायद बोर्ड में हुआ कि BOT करना। एक समय मैं जब था जब 406 प्रोजेक्ट 3,85,000 प्रोजेक्ट स्टोर प्रोजेक्ट थे और पूरा अपना सेक्टर कोलैप्स हो गया तब मैंने कहा था कि BOT नहीं क्योंकि कोई बिल नहीं सब करना होगा और ये उसके बाद परिस्थिति बदली और आप सब लोगों के सहयोग से हमने करीब 40,000 करोड़ के प्रोजेक्ट टर्मिनेट किए और लगभग
हमने सोल्यूशन निकाले और भारतीय बैंकों को 3 लाख करोड़ के इनके से बचाया। रात 12 बजे तक हम बैठते थे और एनएचआई और मिनिस्ट्री के लोग बैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर्स और हमने सोल्यूशन निकालकर उसमें सोल्यूशन। अब तो हमें उन्होंने कहा कि ये बीओटी मत करो, बोर्ड ने मुझे बताया। अब सीएजी ने निकाला कि तुम बीओटी क्यों नहीं करते। और मेरे मन में आया कि अब बीओटी क्यों नहीं करते, तो एक बार वो डिपार्टमेंट वाला जो डायरेक्टर है उसके सेक्रेटरी को बताओ, इसने विरोध किया, इंतजाम का विरोध किया। तो साहब ने बताया ये एक प्रोजेक्ट है, जैसे साहब बताया पुणे साहब, तो एक प्रोजेक्ट जो था वो बीओटी पर अड़ा नहीं हो गया, उसका काम फास्ट चल गया और सेकंड वर्क का पैकेज मिला था वो, जबकि बीओटी में आया था टेंडर, हम वो दे सकते थे और फिर वो 2 या 3 टेंडर है, कुछ प्रॉब्लम आ हमने उसको टेंडर का ईपीसी में कन्वर्ट करके दिया और ईपीसी में जो कॉन्ट्रैक्टर आया वो काम बंद पड़ा। मुझे कभी कभी लगता है मैं जो नहीं कर रहा हूँ सेक्रेटरी के साथ, मैं जिनको बोलता था कि यहाँ अच्छा आदमी चाहिए, ये मत करो। जो सेक्रेटरी ने आगे से अपॉइंट वो सीनियर में पड़ेगा टीचर, जबकि मैं मैंने तय किया कि सेक्रेटरी वो मुझे पूरे राज्य के लोग तकरार लेके आए, पार्टी के लोग तकरार लेके आए, ये यहाँ ऐसा ये बदलो। तो भी सेक्रेटरी कह रहे सर मैंने ठीक दे रही है, ठीक है अल्टीमेटली मैं इसमें बोलूंगा अल्टीमेटली वो ये कोई उनका इसमें इंटेंशन खराब नहीं था। एक स्वाभाविक रूप से एक जो प्रॉब्लम है बीओटी में, इसमें पहली बात तो ऐसी कि जहाँ ट्रैफिक डेंसिटी अच्छी है, अच्छी है, वहाँ लैंड एक्विजिशन होते हैं और बीओटी पे जाए। अब इसमें मीडिया है क्या होता है, जब ये लैंड एक्विजिशन अगर हम करते हैं और प्रोजेक्ट अगर बीओटी में होता है तो इसमें कुछ अलग इनोवेटिव आइडिया का उपयोग हो सकता है। आप देखिए जैसे आपने एनुअल प्लान में कोई बड़ा पुल बनाया 100-150 करोड़ का, वो पुल अगर आपने बनाया और सामने 50 किलोमीटर और पीछे में 50-100 किलोमीटर रोड अगर आप अच्छा बनाते हैं तो पुल जो कॉस्ट आपने एनुअल प्लान में दी दैट भी ठीक है रहते इक्विटी। और जैसे हम लोग नॉन वायबल प्रोजेक्ट के लिए वो वायबिलिटी फंडिंग करते हैं, वायबिलिटी गैप फंडिंग, वो समझा जाए तो उसके कारण आप उसको कन्वर्ट करें। एक मेरा आग्रह है कि बने तक 700 के ऊपर और 1000 के अंदर तब तक आप बीओटी करिए, क्योंकि हमारे देश में फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं है। हमारे तो अभी जो कॉन्ट्रैक्टर की हेल्थ फाइनेंशियल देखते हैं 700 से 1000 में हमें कॉम्पिटिशन होती है। अगर हमने 2-3 हजार के कोई 4-5 महीने दिखाने वाले ऐसे भी बड़े प्रोजेक्ट हमको करने पर 700 से नीचे करेंगे हाइब्रिड एन्युटी और बीओटी मुश्किल है। अब ये इतनी बड़ी सक्सेस स्टोरी है, रोड में तो ट्रैफिक डेंसिटी है, पर आपको कभी केस स्टडी करनी होगी तो एक अच्छा प्रोजेक्ट मैं वाटर रिसोर्स मंत्री था, इंडिया ऑयल के चेयरमैन मेरे पास आए थे, बात कर रहा था, बोले इतना अच्छा प्रोजेक्ट ये मथुरा का 80 MLD स्लज, ये प्रोजेक्ट 80 MLD स्लज जो था वो यमुना में जाता था, तो उसको शुद्ध करके हमने प्रोजेक्ट तैयार किया और बाजू में रेलवे के बाजू में इंडियन ऑयल की रिफाइनरी थी। तो मैंने उनको बुलाकर पूछा आप साल के कितने पैसे देते हो उत्तर प्रदेश सरकार, उन्होंने कहा था 25 करोड़। तो ये 25 करोड़ रुपए देते तो मैंने उनको कहा आप ऐसा करो 20 करोड़ आपको मैं 5 करोड़। और हमने प्रोजेक्ट बनाया हाइब्रिड एन्युटी, पहली बार हमारा ही मॉडल हाइब्रिड एन्युटी का बनाया, 40% हमने दिए और 60% उन्होंने लाया, प्रीविडी इंजीनियरिंग करके कंपनी थी, टेंडर हुआ, कॉम्पिटिशन हुई और उसमें 40% हमने दिए और 60% उन्होंने, 60% में 30% उनकी इक्विटी थी। और इंडियन ऑयल ने ये करार किया कि हम लोग हर साल पानी को यूज करेंगे, लेंगे आपसे 20 करोड़ रुपए साल देंगे और 200-250 करोड़ का प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ और वो सक्सेसफुल हुआ। ये कचरे में भी बीओटी सक्सेसफुल है, रेलवे में तो 3-4 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट।
ऐसी है कि बीओटी प्रोजेक्ट करने में जो साहब ने बहुत अच्छी बात बताई कि बीओटी में जिसको 15 साल एग्रीकल्चर में 15 साल मेंटेन करना पड़ता है वो क्वालिटी की चिंता करता है। और जो यूपीसी में बनाते हैं उसमें साहब भी नया है सर, लगभग यूपीसी के सब प्रोजेक्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड पर नहीं, क्वालिटी स्टैंडर्ड में यूपीसी में हमारे प्रोजेक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं, एनएचआई में भी प्रॉब्लम है और मिनिस्ट्री में भी प्रॉब्लम है, और जहां उसको पड़ता है क्वालिटी का तो वो अच्छा काम करता है। अब ये बीओटी में जो आपके ट्रैफिक डेंसिटी के हिसाब से 4 लेनिंग के रोड बनेंगे उसका आप बने तक लैंड एक्विजिशन होता है। फिर कुछ जगह पर ये कॉम्प्रोमाइज करने में अड़चन है कि न्यू जर्सी बैरियर है, जो बीच की जगह छोटी है उसको एक्विजिशन करने के बजाय न्यू जर्सी बैरियर रखकर अगर 2 लेन का कर सकते हो वो मुझे लगता है ये आपने अभी जितने निकाले उससे कम से कम 3 गुना प्रोजेक्ट को और बढ़ सकते हैं। उसमें और एक है कि जैसे मैंने कहा कि बड़ा भी आरोपी लगा उसके पश्चात सामने एक पैकेज नहीं तो ये हम टोल लगाते। तीसरा तो मेरा सुझाव ऐसा है कि हम लोग अगर हाइब्रिड एनयूटी में जाते हैं, अगर हम बीओटी में जाते हैं तो हमारे यहाँ नीति आयोग में फाइनेंस सेक्रेटरी के अध्यक्ष अनेक कमेटी जो वायबिलिटी गैप बड़ी करती है और उसमें अनेक प्रोजेक्ट जाते हैं। कल मैंने उसकी काफी इंक्वायरी की थी, आपको ज्यादा हमारे यहाँ से जाती नहीं, तो एक ट्राई ये करो कि 40% इक्विटेबल गैप फंडिंग ये जो बीजीएफ है उसमें 40% गैप देकर हम जितने प्रोजेक्ट नीति आयोग की जो फाइनेंस बेच सकते हैं, एनएचआई के भी प्रोजेक्ट बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी बेच सकते हैं। अभी कल मैंने जब समस्या होती है तो उपाय और बहुत प्रयोगशील, तो वैसे व्यक्तिगत जीवन में भी मैं दवाई और योगा प्राणायाम बहुत प्रयोग करता रहता हूँ। मेरा एक मित्र ने कहा कि मेरा जीवन एक प्रयोगशाला, मैं किताब लिख रहा था, तो लिखो बोले आपके ऊपर। मैंने कल एनएचआई चेयरमैन पे कहा कि पुणे से औरंगाबाद हमको हाईवे बनाया, एक्सप्रेस हाईवे, अब वो अटक गया है। मैंने उनको कहा कि लैंड एक्विजिशन और हाईवे की ट्रैफिक डेंसिटी 70,000 80,000 है, तो एग्जिस्टिंग रोड को 4 लेन करके दोनों का सैंडविच बना दो और पूरा बीओटी में निकाल दो, तो मेरे हिसाब से हो जाएगा। ये क्यों हुआ मैं आपको बताता हूँ कि जब ये मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे का जो बनाने का मुझे सौभाग्य मिला, ये लॉस मेकिंग तो एक बार हमारी सरकार बदल गई, तो एनसीपी और कांग्रेस की सरकार है, और जब खंडूरी साहब यहाँ मंत्री थे तो शरद पवार साहब ने वो करंदी करके थे IAS ऑफिसर के ये लॉस मेकिंग है, कर्जे के प्रोजेक्ट क्या करें। मैंने उनको कहा कि अब मैं मंत्री नहीं हूँ, मैं ऑपरेशन करेंगे, तो मैं सरकार को सुझाव दूं तो तुम अभी तुम कुछ करो, मैं इसमें नहीं करना चाहता। तो वो जब जवाब लेकर शरद पवार साहब के पास गए तो उन्होंने कहा ये एमएसआरडीसी दोबारा होते हैं और दुनिया में पता है कि इसका फाउंडर तुम हो, अगर ये संस्था बन रही तो हमारा नाम बदनाम नहीं होगा, तुम्हारा होगा, तो ये इट इज योर प्रॉब्लम और आपको हमको पता है इसका क्या है। फिर मैंने उनको, मुझे बात बैठी, फिर मैंने फिर उनको कहा अधिकारी कि ओल्ड मुंबई पुणे एक्सप्रेस है जो के पास है वो आप मांगो और दोनों को मिला दो और वायबिलिटी आ जाएगी, फिर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो जैसे ये उन्होंने किया तो ये प्रोजेक्ट वायबल हुआ, खंडूरी साहब के पास में उनको लेके आया, उन्होंने एनएचआई को ट्रांसफर कर दिया, प्रोजेक्ट हो गया, पैसे वसूल हो गए। और अब मुझे लगता है कि उन्होंने हमारे दोनों प्रोजेक्ट को अभी 1.5 साल पहले 9,000 करोड़ को बेच दिया और उसको मोनेटाइज कर दिया, 9,000 करोड़ मिला। तो मेरा कहना यही है कि देयर आर लॉट ऑफ वे आउट्स, पॉजिटिविटी निर्णय में होनी चाहिए। पहली बात तो कोई गलत काम मत करो, लास्ट में जो कानून तोड़ने के आपको कर देता है। मेरी जो समस्या है जो कानून है, कर्तव्य, जिम्मेदारी और अधिकार, ये जो कानून है उसका टाइम और उपयोग करके निर्णय, यही अस्वस्थता का कारण है, समय पे काम नहीं करना। और ये 3 बातों करने में ओनरशिप
प्रॉब्लम। और कभी कभी तुम्हारी ओनरशिप नहीं होगी, तुमको फाइलें पता नहीं होगी, तुम ओनरशिप नहीं रहोगे तो गालियां मैं खा रहा हूं। अभी सीएजी के रिपोर्ट में फिर मुझे 10 जगह पर गालियां खानी पड़ी। अब जो मुझे 9 साल में एक भी निगेटिव पॉइंट नहीं आया। अब हमारी गलती नहीं थी, मैंने ठोक के लोगों को जवाब दिए तो मामला नहीं पड़ेगा, पर अगर जवाब चले जाते समय पर तो ये पब्लिकली हमको कारण होते ये मौका नहीं होता। ये छोटी छोटी बातें जो है इसका संबंध है ओनरशिप के साथ। पहली बात तो ये आप इनिशिएटिव लो, और ये जैसे 40% का मैंने कहा कि लाइबिलिटी है, इसमें प्रोजेक्ट है। फिर उसके बाद नहीं होगा तो लैंड एक्विजिशन डिपार्टमेंट करेगा, और ये पूरा एनुअल प्लान में पूरा खर्चा एनएचआर मिनिस्ट्री को करने के बाद हम 40% हाइब्रिड एलओटी और बीओटी में बनाएंगे, तो हमारी कॉस्ट कम होगी। थोड़ा सा 8,000 10,000 को 4 लेन के लिए क्वालिफाई नहीं होता, एक 2 साल में प्रोजेक्ट होने तक हो जाएगा, तो उसको 4 लेनिंग में डालकर तो लगा सकते हैं। 2 लेन प्रोजेक्ट में लगाने नहीं सकते, 4 लेनिंग करा के वो प्रोजेक्ट कराओ, वो 2 साल में हो जाएगा। कल मुझे इंडियन ऑयल के शेयरों ने कहा कि आपको धन्यवाद सर। बोले क्या? बोले 10% डीजल का डिमांड बढ़ना चाहिए था, 28% बढ़ा सर। आपने इतने अच्छे रोड बना दिए, तो मैंने बोला ये अच्छा हुआ कि बुरा हुआ, क्योंकि डीजल के कारण प्रदूषण इतना बढ़ रहा है, इंपोर्ट बढ़ रहा है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम बढ़ रहा है। तो रोड बनाए गए और हर आदमी अब अपने पास गाड़ी ले रहा है। छोटा आदमी भी अपने पास एक पुरानी गाड़ी खरीदता है, फैमिली को बिठाता है, पूरा सामान उसको रखता है, टूर पे निकल रहा है। तो ये अच्छी भी बात है। और दूसरी ओर प्रॉब्लम ये है कि डीजल का इंपोर्ट बढ़ता है, फॉसिल फ्यूल। मेरा आपसे पहला सुझाव ये है कि बीओटी को ट्राई, और जैसे अभी ये जो 3-4 बातें हैं इसमें और कुछ संख्या बढ़ाकर कुछ अगर आपको फंडिंग जो मिल रहा है वो कमेटी से नहीं मिला तो डिपार्टमेंट से लो। और ये बिल्कुल सही बात है कि बीओटी में जब तक उसका पीरियड है तब तक वो मेंटेन उसको करना है, इसलिए क्वालिटी अच्छी है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी हमको नहीं लगेगी। और बीओटी में कंपटीशन होनी चाहिए, और कंपटीशन होने के लिए 700 से 1000 की गैप रहेगा, तो हमारा सेक्टर इसको कंज्यूम कर सकता है। और मुझे लगता है कि दैट विल बी फर्स्ट अल्टरनेटिव। इसकी एक्सरसाइज करते समय लैंड एक्विजिशन फ्रॉम एनएचआई करेगा। ये दूसरी बात जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि डीपीआर बनाने वाले, ये तो मैं 9 साल पहले डीपीआर क्वालिटी खराब है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं। मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि क्वालिटी के तो इसलिए मैंने बोला अवार्ड दूंगा, एनएचआई में बनाएंगे, एक ड्रेनेज अच्छी होगी या पानी बहता होगा तो मुझे पानी दिखेगा तो मैं अवार्ड दे दूंगा उसको पीडीआर। इतने अच्छे जवाब देते हो सर, ये कारपोरेशन का काम है, मैंने अपने बाबू से पूछ लिया। बेसिक इंग्रेडिएंट नहीं देखते, क्वालिटी नहीं देखते। मैं बहुत बार कह चुका हूँ कि प्रीकास्ट को पहन के देखते। अब कभी ना कभी इस बातों की अड़चन है हमारे पास। प्लांटेशन करना, अब अच्छा हुआ कि प्लांटेशन में मैं समझता हूँ कि हर चीज की एक हॉबी होती है। मैं जिस क्षेत्र में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मैंने पूरी ग्रीनरी दिया क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है। मैं वो प्लांट लगाता हूँ, पानी में जाता हूँ, वो इंटरेस्ट की बात होगी। और जरूर नहीं कि हर इंजीनियर को प्लांटेशन में इंटरेस्ट, तो उसी का लोगों को हम वो हो गई। और उसमें एनएचआई डीसीएल और मिनिस्ट्री को भी मैंने सेक्रेटरी साहब को कहा कि उनको कोऑर्डिनेट। अब इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लियरेंस मैंने मीटिंग डीजी साहब जो एक्चुअल सब काम नहीं कर पाते, वो इतने अच्छे व्यक्ति है, मुझे बताओ मैं सब कर दिया। अब उनके साथ कोई अनेक आरओ और पीढ़ी 3-3 साल जो काम बंद पड़े हुए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, उसकी प्रॉब्लम मिनिस्ट्री तक भेजे। अब वो भेजने में तो आपको एक बार मिनिस्ट्री में हमारे 100% प्रॉब्लम आ जाए, और वो नंदा साहब को हम लोग कोऑर्डिनेट करें, वो पुरानी ग्रीन जज के साथ सेक्रेटरी थे, और उनकी मैंने उनसे कोऑर्डिनेशन कर दिया। वो बैठकर वो फटाफट निर्णय हो जाएंगे, आपका एनवायरमेंट फॉरेस्ट निकल जाएंगे। रेलवे के लिए ऐसी बहुत सी बातें हैं, बहुत बार मीटिंग हुई, बहुत बार वेबसाइट लॉन्च हुई, मैं रेलवे मिनिस्ट्री में गया, फिर अनेक बार आई। हम लोग को लगता है कि उसके बारे में बहुत सोच निकालेंगे, साहब यार वो रेलवे के साथ कॉन्टेक्ट करेंगे। हमारे प्रॉब्लम अगर रेलवे के साथ और एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लियर होते तो हमारी स्पीड 2 गुना बढ़ सकती है। पर
और ये प्रॉब्लम्स का प्लानिंग करना और इसके बारे में प्रीलिमिनरी लेवल पर प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके वो एप्रोप्रिएट जगह पर प्रेजेंट करना। जब मैं हमारे अधिकारी को पूछता हूँ वो बोलते हैं कि फॉरेस्ट में हटा हुआ, फॉरेस्ट को पूछता हूँ तो बोलता हूँ इन्फॉर्मेशन मांगी उन्होंने भेजी नहीं है। अब कोई ना कोई आरो और पीडी अपने हैं जो ये ऑफिस में तो जाए, ये सब लोग जो केवल फोन पर बात करते हैं ऑफिस में रहते हैं, मुझे तो लगता है 50% ऑफिस में रहना चाहिए, 50% साइड पे जाना चाहिए, उनके भी ऑफिस में जाना चाहिए। और जब तक आप कम्युनिकेशन नहीं होगा, बातचीत नहीं होगी, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तो आज ये जो प्रोजेक्ट तैयार करने के पहले डीपीआर जो है ये आप लोग क्यों नहीं, पीडी और आप लोग क्यों नहीं देते? मैं कोई भी बात ऐसी नहीं कर रहा हूँ कि जो बात जिम्मेदारी की नहीं है, जो बात कर्तव्य के साथ जुड़ी हुई नहीं है और जो बात नियमों के साथ जुड़ी है। आपके पास अगर डीपीआर आता है तो उसको चेक करो नहीं करना है, तो मैं आपको अच्छे सोल्यूशन इंजीनियरिंग कॉलेज और IIT के नए खड़े एक डीपीआर चेक करने के लिए उनको बोलो कि आप एक उनका भी ट्रेनिंग हो जाएगा, एक 10-25 लाख रुपए दो और उनसे चेक कराओ। पहली बात तो आपने करना ही चाहिए था कि आपको अच्छा, उन्होंने चेक करने के बाद फिर लगे तो आप उसमें देखो कि भाई इसमें इन्होंने जो प्रॉब्लम्स निकाले वो क्या है। मेरा अनुभव ऐसा है कि जो नए पढ़ रहे लड़के ये जितना सीरियसली इंटरेस्ट लेकर काम करके जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं तो अनेक सालों तक जिनका एक्सपीरियंस है वो नहीं, उसका भी उपयोग सस्ते में। पहली बार डीपीआर परफेक्ट नहीं ये सब जवाब देते, फिर प्रोजेक्ट जाता है, बंद पड़ता है, लैंड एक्विजिशन नहीं होती, अतिक्रमण नहीं हटता, फिर वो कॉन्ट्रैक्टर क्लेम डालता है, फिर आर्बिट्रेशन चलता है, काउंसिलेशन चलता है। इसकी नौबत क्यों आती है? अगर डीपीआर गलत है तो बताओ उसको कि डीपीआर गलत है, ये बात पहले से रेक्टिफाई करो। गलत डीपीआर बनाए तो उनको कार्रवाई करो। अभी मैंने साहब को कहा कि वेंकट रमन जी को NHAI, DCL, NHAI और मिनिस्ट्री सब जगह भेज दो क्वालिटी कंट्रोल, और मैंने उनको कह दिया कि पूरे कॉन्ट्रैक्ट को रगड़ो और अधिकारी को भी रगड़ो। जहां क्वालिटी अच्छी नहीं होगी मुझे मालूम वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, पूरा जगह जाके क्वालिटी दो। कुछ लोग ऐसे जिनके डर के कारण ही वो सुधर गए। मैं जब कमेटी का चेयरमैन हूँ एनवायरमेंट फॉरेस्ट का, मैंने मीटिंग लगाई कि प्रॉब्लम फटाफट क्लियर हो नहीं हुए तो मैं उनके छाती पर पूछता हूँ। ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। आप एक बात करोगे आपके कॉन्ट्रैक्ट से, मैं अभी मेरे यहाँ एक अग्रवाल जी थे वहां नागपुर में, एक नागपुर का भी रास्ता बना है, मैं रोज जाता हूँ, इतना गंदा हो रहा है। कुंडू नाम के कॉन्ट्रैक्टर, उसका भाई बीजेपी का मेरे सपोर्ट है, मेरे पहचान के, वो इंडिपेंडेंट चुन गया इसलिए उसके सपोर्ट की सरकार को जरूरत नहीं थी, 10 बार मेरे पास। अब उसने इतना गंदा रास्ता बनाया, मैं जहां रहता हूँ वहां गंदा रास्ता बना है। मैं आसक्ति को बोला इसका ऑडिट करो, सब जगह गलती है, पानी भी आ उठा है। अब ये जो प्रॉब्लम है एक्सीडेंट्स उसके होते हैं। अब मेरे क्षेत्र में बने हुए रास्तों में प्रॉब्लम होते हैं, जबकि मैं देखते हुए आइडेंटिफाई करता हूँ मेरे यहाँ इतना अगर लाइट होता है तो बाकी जगह क्या होता है। मेरा पहला आपसे अनुरोध है कि आप ये ब्यूरोटी में बनाने के पहले आप डीपीआर को चेक करो। अब एक्सीडेंट्स हो गए, मैं आप लोग मैं भी मरते बच गया, मेरी फैमिली बच गई, मेरा पैर 4 जगह टूट गया। मुझे अच्छा नहीं लगता ये बोलना कि क्या तुम्हारे फैमिली का एक्सीडेंट होगा तब तक तुम समझ में नहीं आएगा। मैंने वो चेयरमैन साहब को बताया, वो इनको भी बताया, मेरे यहाँ एक हिगणघाट करके गाँव है, 67 लोग मर गए। और ये जो NHAI में तुम्हारे CGM बैठते इनको तो लेना देना नहीं नीचे। हर CGM, और मैं तो अभी चाहता हूँ कि CGM से बात करने को काम हो। ये CGM ऐसे इंपॉर्टेंट नंदी बने हुए हैं कि जो जब तक वो बात नहीं करके मालूम हो गया। तो मैं हर बार तावड़े जब से निर्भर था तब से चिल्लाता कि लोग मर रहे, फिर मेरे पुतले रुके, फिर आंदोलन हुआ, फिर बीजेपी का MLA था वो मेरे घर आके बोले सर मैं कैसे करूँगा। तब मैंने इंक्वायरी की तो ये प्रोजेक्ट गया था इनविट, तो ये जो CGM वालों ने लिख दिया कि ये जो ब्लैक स्पॉट है ये इनविट में है, तो जो कंपनी लेगी वो सुधारेगी, तब तक लोग मरते रहे।
उसके बाद में जब ये बात ध्यान में आई, जो बात ध्यान में आई, तब उसके बाद में फिर अभी साहब ने उसको रेक्टिफाई किया। मेरा आपसे अनुरोध है कि ये बहुत ज्यादा 1.5 लाख लोग और इसमें हमारे तरफ से एक भी मिस्टेक नहीं, और इसलिए रोड सेफ्टी के विषय को लेकर हमारी जहां प्रॉब्लम्स है और जहां समस्या है उसको हम तुरंत रेक्टिफाई करें। और वो रेक्टिफिकेशन जो है वो आरओ और पीडी के लेवल पर आप ऐसा एक करिए कि आपके लिए भी एक अच्छी बात इसमें मैंने तैयार की थी। एक तो हर आरओ आपके पास एक टारगेट डायग्राम मैंने साहब को दिया है कि इसके ऊपर परफॉर्मेंस ऑडिट करें। कंस्ट्रक्शन इन किलोमीटर आरओ के लेवल पर, पीडी के लेवल पर टारगेट को कितना होता है। फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट के क्लियरेंसेस कितने अटके, कितने क्लियर हुए। लैंड एक्विजिशन डिसबर्समेंट कितना अटका हुआ है, कितना क्लियर हुआ है। अपॉइंटेड डेट पेंडिंग प्रोजेक्ट कितने अटके हुए, कितने हुए। प्लांटेशन कितना हुआ है, कैसा हुआ है। फिर ब्लैक स्पॉट एंड एक्सीडेंट जोन रेक्टिफिकेशन एंड कंप्लायंस। फिर ईओटी केसेस पेंडिंग जो है वो भी जल्दी होनी चाहिए। 9 साल से इसकी एक्सरसाइज होती रहती है। आपको जो करना है करोगे, सही होगा तो एक्सेप्ट नहीं होगा तो नहीं रहेगा। ईओटी केसेस, सीओएस उसके पेंडिंग, ये कारण होती है, इसमें काफी समय से चला जाता है। इसको तुरंत करो। और कितने दिन में किसने रखना चाहिए, इसमें टाइम बाउंड डिसीजन मेकिंग। प्रोजेक्ट डिले क्यों है और पीडी के इसमें कितने लोगों खुद इनिशिएटिव कितना दिया, नहीं होता है तो मुझे बताइए, सेक्रेटरी को बताइए, ताकि ये क्लियर हो जाए। फिर पेमेंट पेंडिंग्स, जो अगर समय पर बनता है तो उसको दे दो। मैं एमएसआरडीसी में था, हमने 55 लाख बनाया, तो हमने कॉन्ट्रैक्टर को एक सब्मिट दी थी कि वो बिल तैयार करेगा और सबमिट करने के बाद 24 आवर में 75% पेमेंट को ले लेगा और 25% फिर उसका हिसाब करके चेक करके फिर उसको मिलेगा। उसके कारण लिक्विडिटी बढ़े और काम की स्पीड बढ़े। ये जो पॉइंट्स हैं, ये थोड़ा सा आपको भी एक बार आपका इसका परफॉर्मेंस ऑडिट करेगी, ये आपके कारण सबके लिए फायदा होगा और ओनरशिप के साथ करेंगे। एक आखिरी में मेरा सुझाव है कि ये जितने 10 लाख करोड़ के काम है, जो एनुअल प्लान है और ये इसका है, मेरा इंटरेस्ट इस है कि 10 लाख करोड़ में समझो एक 3.5-4 लाख करोड़ देगा बीओटी में निकलेगा, फिर 2-3 लाख करोड़ के 40% में निकल जाएगा। मैं फॉर एग्जाम्पल, फिर बचे हुए एनुअल प्लान में छोटे छोटे काम हो एनुअल प्लान में करेंगे। और जो एनुअल प्लान में वन टाइम डेवलपमेंट करनी है, मैं अनुभव के साथ कह रहा हूँ, मैंने पूरी कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट होगा, गड्ढा ही मिलता पूरे, और उसका इस 8 इंच का व्हाइट टॉपिंग किया है, 2 करोड़ रुपए किलोमीटर खर्चा आता है। ये सस्ता भी है। क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन को इम्प्रूव करना, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को कम करना, और इकोलॉजी और एनवायरमेंट के हिसाब से जो हमारे मटेरियल्स है उसको यूज करना। ये बहुत अच्छा होगा। आपको अभिनंदन करूंगा कि 25 लाख टन कचरा यूज हुआ, बाम्बू का क्रैश बैरियर तैयार हुआ, 67,000 ट्रीज का ट्रांसप्लांटेशन हुआ। आप प्लास्टिक का अभी उपयोग कर रहे हो। अभी कल वो इंडियन ऑयल वालों ने भी मुझे एक्सेप्ट कि जितना रबर है उसका 50% रबर पाउडर बिटुमेन में डालते, मैं आपको क्वालिटी सुधरेगी। रबर पाउडर का रेट है 30 रुपए, बिटुमेन का 45-50 रुपए, तो क्वालिटी भी सुधरेगी प्लास्टिक का ऐड करने के बाद। तो वहीं से अगर आएगा तो हमारा इन्वायरमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। अब हम लोग फ्यूएल में इतना बड़ा आपका संबंध नहीं है, और हमारे सेक्रेटरी, हम सब लोग मंत्री, हमारा फ्यूएल को कितना बड़ा चेंज हुआ कि आज इथेनॉल पर हमारी गाड़ियां आ गई। अभी इतने बड़े प्रमाण पर हुआ कि चेंजेस हो रहे हैं। अभी हमारे हाईवे पर हम लोग पीओटी में इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने के लिए मैंने टाटा को कन्विंस किया, ये और कोई ऐसी कंपनी टेंडर निकाल के करेंगे। तो धीरे धीरे नई टेक्नोलॉजी को उपयोग करके मिनिस्ट्री में, एचआईडीसी में हमको अभी क्लाइमेट चेंज की टक्कर देनी। आज जो मैं हिमाचल में गया, बहुत बड़े प्रभाव नुकसान,
गलती हमारी नहीं है, यानी इसके लिए कोई कॉन्ट्रैक्टर और अधिकारी जिम्मेदार, इतना प्रकोप हुआ है कि इमेजिनेशन के बाहर हुआ है, जो हमने पकड़ा नहीं था, इतना नुकसान हुआ और इसलिए हमको उसको समझते हुए ही उपाय करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि हमको ऐसे लिए वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी, वर्ल्ड की सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, इसका अध्ययन करना पड़ेगा। इसमें स्विट्जरलैंड के लोगों से जब मैंने देखा तब मेरे ध्यान में आया कि हमारे यहाँ तो इतनी बातें आई नहीं है। हम टनल अच्छा बनाते हैं, टनल में टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारी कॉस्ट बच गई। जोजिला में हमारे 5,000 करोड़ आप लोगों के कारण बचे। ब्रिज में हमने नई टेक्नोलॉजी लाई। अब नई टेक्नोलॉजी लाई है, उसके बारे में पहली बात में एक बार कॉन्ट्रैक्टर को फायदा होगा, पर जब टेक्नोलॉजी पॉपुलर होगी तो अगले टेंडर में नेचुरली कम होते जाएगा। फायदा होगा तो कॉस्ट भी कम होगी, उसका फायदा होता है, इसलिए टेक्नोलॉजी नहीं देना है, सब नहीं हो सकता। आप एक बार अगर वो टेक्नोलॉजी ओपन हो जाएगी और सबको मालूम हो जाएगी तो उसका 10 लोग अगले बार उस टेंडर में बनाएंगे तो कॉस्ट कम होगी। और इसी प्रकार से नई बातों को हम लोग अपने बीच में ला सकते हैं। तो कहीं ना कहीं क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन को इम्प्रूव करना, पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना, और जितना बीओटी अभी क्या हुआ, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, इस समय मैंने कहा था कि बीओटी करना, पर आप लोगों के सबके प्रयासों से हमारा सेक्टर तेजी बढ़ा, बैंकों का हमारे ऊपर भी विश्वास बढ़ा है, बैंक अब फाइनेंस करने के मूड में। हम जब लोग हमारे इसमें इनविट मॉडल में जब कैपिटल मार्केट में गए तो 7 दिन का टाइम था और 7 आवर्स में 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ। तो पब्लिक का हमारे ऊपर विश्वास है, पैसों की कमी नहीं है। तो इस समय हम लोग प्रोजेक्ट इकोनॉमिकली वायबल है। आज हमारे पास इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जिसका अच्छा है, जो वायबिलिटी है, ऐसी मैक्सिमम प्रोजेक्ट है, क्योंकि ट्रैफिक डेंसिटी बढ़ रही है। ऑटोमोबाइल सेक्टर तेजी से एक्सपेक्टेशन 10% का, वो और बड़े प्रमाण पर बढ़ रहा है। तो मेरा एक ही आपसे अनुरोध है कि एक बार बीओटी को, प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने का मौका है। एक सर्कल होता है, उस समय की परिस्थिति वैसी थी, उस समय वो निर्णय किए थे। अब पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में हमारा बजट जो है ज्यादा उपयोग में आएगा, हम ज्यादा काम कर पाएंगे और स्पीड से करेंगे तो अगर इसका डिवीजन हो जाएगा तो जितना काम हमारा पेंडिंग है तो 10 साल करना है तो शायद 3 साल में पूरा हो जाएगा और पब्लिक को उसका रिलीफ दे पाएंगे। वैसे भी हम जो लोग बनाते हैं उसी पे टोलन करने के बाद टोल तो लेने वाले, तो बीओटी में भी टोल है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कम समय में मैक्सिमम काम, क्वालिटी का काम और जल्द से जल्द हम कर सकते हैं। इसके लिए इस मॉडल में, जैसे आज की इस मीटिंग में आप और उपयोग में लाइए और इसमें इनोवेटिव मॉडल लेके आइए। फर्स्ट टाइम जो हमारी कमेटी है फाइनेंस सेक्रेटरी को वहां भी जाकर पैसा है उसका उपयोग करिए। एनएचआई डीसीएल भी, अब एनएचआई डीसीएल ने भी अब ऐसे प्रोजेक्ट करने चाहिए। अब आसाम में भी हमारा प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। तो मुझे लगता है कि इससे हम इकोनॉमी को मल्टीप्लाई कर पाएंगे, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा क्रिएट कर पाएंगे, पब्लिक को ज्यादा सर्विस दे पाएंगे, लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करेंगे, आत्मनिर्भर भारत और $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी विदाउट लॉजिस्टिक कॉस्ट कम किए बिना नहीं होगा। लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करने के लिए रोड अच्छे, एक्सप्रेस हाईवे बनाने बिना वो कम नहीं होगी और उसके बिना हमारा एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगा, उसके सिवा ग्रोथ नहीं बढ़ेगी। प्रधानमंत्री जी भी बार बार यही सब बात कह रहे हैं और इस समय वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड और हमारी इकोनॉमी के ग्रोथ में रोड सेक्टर का बहुत अच्छी भूमिका है। और इसलिए बीओटी के साथ लैंड मॉनिटाइजेशन की बात है। मैंने अटॉर्नी जनरल से भी बात की थी कि आज रोड के बाजू में नए रोड बनाने के बाद इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स, स्मार्ट सिटीज, उस लैंड को मॉनिटाइज करके कुछ पैसे मिल सकते हैं। अभी एक बंगलोर की बात हो रही थी, जब सीएम साहब आए थे तो बंगलोर के नीचे में ग्रेनाइट है, तो मैंने उनको एक सुझाव दिया कि ये जो पूरा टनलिंग हुआ 50 किलोमीटर बंगलोर में, इसकी कॉस्ट 35,000 करोड़ आती है। मैंने कहा कि टनलिंग करके कोई बड़ा पत्थर ग्रेनाइट का निकाल कर उसको काट के बेचा जा सकता है, उसका फायदा ये टनल को वायबल करने के लिए हो सकता है। अब ग्रेनाइट का भाव बहुत बड़ा और पूरा बंगलोर के अंदर में नीचे ग्रेनाइट है, तो आप आपके लेवल के भी कुछ इनोवेटिव मॉडल्स में बीओटी, हाइब्रिड इक्विटी, फिर जो हमारी माइनॉरिटी गैप फंडिंग,
फिर उसके ऊपर कुछ लैंड पड़ी है उसका उपयोग। एक बात आपको और एक बात बताऊंगा कि हमारे जो एसेट्स है, मेरे क्षेत्र में मुझे मालूम है अतिक्रमण किया होगा NH पर, जो स्टेट हाईवे ने NH ट्रांसफर किए उसके ऊपर लोगों ने अतिक्रमण किया। हमारे पीडीओ आरोप पूछते हैं, वो बताते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर राज्य सरकार के हाथ में और पुलिस प्रोटेक्शन देगी। फिर मैंने आरोप पीडीओ को पूछा कि कितने लोगों ने अप्लाई किया अतिक्रमण हटाने के लिए और आपको पुलिस ने प्रोटेक्शन नहीं दिया, अभी तक अप्लाई नहीं किया। और पिछले 7 साल में आप लोगों को एक बात ऐसी पूछूं, आप जरा आपके दिल को जो एसेट NH के वो देश के एसेट है, भारत की जनता इस्तेमाल की, कितने हमारे एसेट है जिसके ऊपर लोगों ने अतिक्रमण किया। मैंने नागपुर मुंबई रोड पर से स्टडी किया और रोड सीधा किया, कर्व पड़ी है, तो मैंने लैंड निकाली साहब ने, मैंने बोला इसका अध्ययन करो, तो इतने प्रोजेक्ट निकले उस लैंड का उपयोग पेट्रोल पंप और इसके लिए करेंगे तो NH को 300-400 करोड़ साल का इनकम मिल सकता है। ऐसी लैंड पड़ी है और लोगों ने अतिक्रमण किया। तो हमारी एसेट जो है वो भारत के जनता के एसेट और कानूनी मार्ग से हमारे आगे और पीढ़ी दे आर कस्टडियन। तो आपके क्षेत्र में ये भी आपके इसमें बात में भूल गए कि एसेट जो है उसका क्या होगा। दूसरा, टोल कलेक्शन में मुझे याद है कि जब हमने ये फास्ट टैग लाया तो हमारा इनकम अब 7,000 करोड़ है, तब ये बड़ा रेजिस्टेंस था। तो अब मैं आपको बताता हूँ बिल्कुल विश्वास के साथ, जिस दिन सैटेलाइट टोल सिस्टम आएगी उस दिन हमारा और 7,000 करोड़ है। मैं जमीन का आदमी हूँ, मुझे पूरे मालूम है कौन से आरो और पीढ़ी क्या करते हैं, कौन से टोल वाले क्या करते हैं, कौन टोल के ठेकेदार है, कौन अंडरवर्ल्ड वाले हैं, कितने क्रिमिनल है, क्योंकि मैं जमीन पर काम हूँ, मुझे पूरी स्कीम होगा और कैसे कैसे काम होगा। जिस दिन सिस्टम 100% ट्रांसपेरेंट होगी, क्योंकि इसमें आपका दोष नहीं है, हर सिस्टम में कितना भी अच्छा घर बनाओ कहीं ना कहीं लीकेज निकलता ही है। ये कोई मैनमेड मिस्टेक नहीं है, ये सिस्टम में होता है। तो इसलिए हमारी सिस्टम मैक्सिमम लीक प्रूफ करना, हमारी प्रॉपर्टी के हम कस्टडियन है। टोल कलेक्शन हमारे यहाँ ट्रांसपेरेंट के होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी, टाइम ऑन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और करप्शन फ्री सिस्टम। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि लोगों के काम फटाफट करें। हमारी पब्लिक इमेज अच्छे रोड हमने बनाए, इससे हम लोग काम भी फास्ट कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंटली कर रहे हैं और करप्शन फ्री सिस्टम है, इससे भी हमारी क्रेडिबिलिटी और बढ़ने वाली है। और आप में से अनेक लोगों ने अच्छा काम करके वो बढ़ाई है। मुझे कुछ कॉन्ट्रैक्टर मिले, बोले हम लोग राज्य सरकार में काम करते थे और अब हम NH में ही काम करते। तो बोला क्यों? तो बोला राज्य सरकारों की तुलना में NH में काम करना आसान है। इनडायरेक्टली वो आपको सर्टिफिकेट दे रहे थे कि यहाँ काम करने में ज्यादा फैसिलिटी अच्छी है। तो देयर आर लॉट ऑफ प्लस पॉइंट्स एंड स्ट्रेंथ एंड देयर आर सम वीकनेसेस, और ये प्रोसेस कंटिन्यूअस होगी। व्हाट इज द बेस्ट थिंग दैट वी नीड टू आइडेंटिफाई द वीकनेस एंड वी हैव टू कन्वर्ट वीकनेसेस इनटू द स्ट्रेंथ। और स्ट्रेंथ को बढ़ा करते हुए हम क्वालिटेटिव बनना चाहिए। और इसलिए फाइनेंशियल ऑडिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, परफॉर्मेंस ऑडिट इज मोर इंपॉर्टेंट देन फाइनेंशियल ऑडिट। और मेरा आपसे अनुरोध है कि आरओ और पीडी अब ये पावर का सेंटर हो गया और आपके काफी अधिकार बढ़ा है, काफी सूचनाएं दी। वो बोलता है हर चीज को ऊपर भेजना पड़ता है। एक बात ये भी सरकार में होती है, नीचे लेवल पे जब होता है तो डिवीजन ऑफ पावर की बात करते हैं, तो वही लोग जब प्रमुख पद पे जाते हैं तो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होती है, बोलते मुझे कुछ मिला होता है। ये अपने यहाँ नहीं होता, ये जनरली सरकार पे होता है। तो कभी ना कभी डिवीजन ऑफ वर्क एंड डिसेंट्रेलाइजेशन ऑफ पावर एंड परफॉर्मेंस ऑडिट और टीम वर्क होना चाहिए। मेरे बहुत बातों में मैं कहता हूं कि ए नाम के व्यक्ति ने A स्क्वायर काम किया और B नाम के व्यक्ति ने B स्क्वायर काम किया, तो टोटल वर्क इज A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये आता है। और व्हेन दे आर कम टुगेदर, थिंक टुगेदर, वर्क टुगेदर, A प्लस B ब्रैकेट का स्क्वायर आता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस ट्वाइस AB, दैट इज ए रिजल्ट ऑफ कलेक्टिव टीम स्पिरिट। अब NHIDCL को भी आप बताइए NHI में क्या अच्छी बात है, अभी उनको बुलाइए। अभी हमको प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ज्वाइंट सेक्रेटरी और अंडर सेक्रेटरी को भोजन में बुलाएंगे। वो इसलिए बुलाए आप उनसे सवाल करिए। तो हाईएस्ट लेवल से ये आप भी
NHIDCL मिनिस्ट्री सब बैठो तो कभी। जब आप एक में इस दूसरे से बात करोगे तो शायद अच्छी बात जो NHI में हुई NHIDCL में आएगी, NHIDCL ने अच्छी की बात NHI को बताओगी, दोनों की बात मिनिस्ट्री में आएगी। तो हमारे बीच में ऑपरेशन कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन करना चाहिए। ये हाईएस्ट लेवल का संदेश है। साइलों में काम मत करो, गति शक्ति योजना उसके लिए आई। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आने वाले समय में समय की है, क्योंकि 3-4 महीने परिस्थिति में आगे क्या बदलाव होगा मुझे पता नहीं है, और मुझे लगता है कि आप ये BOT के इसमें आप जब जाएंगे तो कम समय में 1-2 महीने के अंदर लैंड एक्विजिशन के प्रपोजल तैयार करके कम से कम 2-3 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट BOT और हाइब्रिड एनुटी में तुरंत लेकर आइए और इसको मंजूर करके तुरंत शुरू करिए, ताकि एनुअल प्लान का भार कम होगा। और NHI की भी प्रोजेक्ट है, मिनिस्ट्री की भी है, NHIDCL की भी होगी। और फिर उसके बाद में आखिरी में जब किसी से कोई नहीं होगा तो एनुअल प्लान में करेंगे। तो एनुअल प्लान का अगर प्रेशर कम होगा और ये इससे अगर हम जाएंगे तो ज्यादा लोगों को हम लोग हमारी परफॉर्मेंस सुधार सकते दे सकते हैं। पूरे ट्रांसपेरेंट वे से फास्ट ट्रैक डिसीजन करके आप जल्द से जल्द इसको करिए, और जिसको पैसा नहीं लगता उसकी परमिशन लेना शुरू कर दीजिए। जो कागज पर परमिशन लेनी है उसको तुरंत शुरुआत करिए। और DPR के बारे में मैं फिर से कहूंगा कि ये DPR आपके लेवल पर चेक अगर होता है तो आपके भविष्य के प्रॉब्लम नहीं के बता। आज की ये मीटिंग ज्यादातर उसी के लिए है। और एक बात जरूर है कि हम लोग जब दोषों की चर्चा होती है तो ये इसलिए होती है कि कभी कभी हम उसको सुधार में चाहिए। और वो भी बात सही है कि आपने जो कुछ अच्छा काम किया, तो इस 3 करोड़ 87 लाख 3 मीटर की फीस हमने लगाया, ये पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा योगदान है। अब कचरे के बारे में हम लोग पॉलिसी बना रहे कि सब जगह कचरे को सेग्रीगेट करके उसको रोड में यूज करें। हमने अमृत सरोवर बनाया और वो एग्रीगेट हमने रोड में कंस्ट्रक्ट किया। हमने इको फ्रेंडली बम्बू का क्रैश बैरियर बनाया। हम रबर बेस्ट टायर को रबर पाउडर निकाल के वो वीडियो में डाल रहे हैं। वो कल इंडियन आयल के चेयरमैन का बहुत अच्छा सुझाव हम ही करते हैं और रबर इस वीडियो में आपको देते हैं। तो प्लास्टिक और रबर का इन्वायरमेंटली उपयोग करें। तो मुझे लगता है कि ये जो नए इनिशिएटिव है, इसके साथ नई टेक्नोलॉजी जिससे रोड मजबूत होगी, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कम होगी, क्वालिटी इंप्रूव होगी। व्हाइट टॉपिंग की जैसे मैंने आपको बात की, ये जो मलेशिया से हमने जो टेक्नोलॉजी है उसकी बात की, तो ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये अगर हम करेंगे तो अच्छा होगा। दूसरी एक बात, आजकल सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है। मैं आज आखिर मैंने आपको भी पता होगा कि समझो नागपुर में उदाहरण के लिए सोशल मीडिया पर कोई आती है ये रोड के गड्ढे, तो तुरंत उसकी दखल आपके लेवल पर आप लीजिए, उसको सुधारिए। अगर आप उसको नहीं सुधारेंगे तो मुझे लगता है कि फिर वो पब्लिक अखबार में जाता है, फोटो छपते हैं। आपके यहाँ हमारे रोड के बारे में निगेटिव बातें जितनी हमारी गलतियां होगी मीडिया पे छप जाती है, उसको रेक्टिफाई करना उस क्षेत्र के आर पीढ़ी की जिम्मेदारी है। और मैंने नागपुर में भी शुरू किया, यहाँ भी शुरू किया कि मैं आपको पूरा कलेक्शन करूँ और मैं आपको नोटिस भेजूंगा, आपको इनकम ये अखबार में ऐसा छपा है, बताओ मुझे क्या होगा। कहीं ना कहीं अच्छा काम है, रिवर रिकॉर्ड हमने किया अलीगढ़ के रोड, और वहां के सोशल मीडिया पे वो पानी कहाँ अटका हुआ है, वो कैसे हुआ, वो पूरी बातों को लेकर उन्होंने स्टोरी बनाई। अब लोग भी बनाएगा, वो अच्छी बात है। हमारे मराठी में कहावत है कि निंदक से घर समय शेजा, यानी निंदा करने वाला आदमी अपने नजदीक रहना चाहिए, उसकी निंदा आपको अच्छा सिखाती है। कोई बात नहीं, अगर गलत होगा तो उसको सुधारेंगे। तो ये प्रॉब्लम करिए। दूसरा, ओल्ड प्लान जो है, प्रोजेक्ट सैंक्शन इन ओल्ड एनुअल प्लान, इसके अमाउंट शायद 3.5 लाख। वो प्रोजेक्ट बहुत दिनों से सैंक्शन, वो क्यों नहीं हुए, क्या प्रॉब्लम है? आपके ओनरशिप हमको अपेक्षित है कि वो प्रोजेक्ट के प्रॉब्लम को सॉल्व करके आप उसको तुरंत चालू करो। और ओल्ड प्रोजेक्ट भी होंगे तो उसमें भी अगर आपको लगता है कि ये BOT में कन्वर्ट हो सकता है, PPP मोड में, तो हमें उसका रिकमेंडेशन भेज दो सुधार करके, ताकि वो पैसे बच जाएंगे।
एक बार अगर सैंक्शन किया इसलिए ड्यूटी में नहीं करना, ऐसा नहीं हो, पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होगा तो एनुअल प्लान का प्रेशर कम होगा। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि ये भी एक बार आप देखिए और इसके बारे में आपके आर और पीडी के क्षेत्र में एनुअल प्लान में जो मंजूर हुए प्रोजेक्ट वो कितने हैं, वो जो स्टेट गवर्नमेंट को दिए हुए थे वो क्यों नहीं हुए, आप उसकी मीटिंग करो। और जो अभी मैंने MSRDC महाराष्ट्र में टर्मिनेट करो इसको, अगर प्रोजेक्ट नहीं करते जो कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं करते कॉन्ट्रैक्टर को रिप्लेस करो, टर्मिनेट करो, नए कॉन्ट्रैक्टर को लाओ। मेरा आपसे अनुरोध है कि इसके प्रॉब्लम देखो, प्रॉब्लम को रिजॉल्व करो और इसको पूरा करो। और भले मंजूर हुए प्रोजेक्ट को भी पीपीपी मोड में ले आना वो भी लाओ। और जो प्रोजेक्ट और कोई योजना में नहीं हो सकती जहाँ ट्रैफिक डेंसिटी ज्यादा है उसका कन्वर्शन बीओटी में करो। मुझे लगता है कि इनिशियल लेवल पर आपके लेवल पर बहुत से राज्यों में ये एक्सरसाइज करके ये संख्या बढ़ती है तो एनुअल प्लान का प्रेशर कम होगा। और आज की मीटिंग का वही उद्देश्य था, उस बहाने से काफी बातें आपके सामने आई है और मुझे विश्वास है निश्चित रूप से हमारा काम दिन ब दिन क्वालिटी बढ़ रही है, हमारे काम में भी सुधार हो रहा है और निश्चित रूप से इसका काफी बड़ा काम भी होगा। ये नए मटेरियल को रजिस्टर करने की बात है, कमेटी की मीटिंग में 6-6 महीने नहीं, उनको सब जितने आपके यहाँ बंधन है उनको सबको कहो कि आप मीटिंग क्यों नहीं लेते, तो उनको बदल दो। अब मैं भी थोड़ा सा इम्पेशेंट हूँ, आज तक मैं बड़ा फ्रस्ट्रेट हूँ और अब मुझे भी मैं थोड़ा सा इस मूड में आया हूँ कि काम नहीं होता तो कर रही ये, क्योंकि अब चुनाव जल्दी आया है, 10 साल पूरे हो रहे। मेरा जो क्रेडिट कार्ड है वो तैयार उसी समय होगा कि पेंडिंग सब खत्म हो जाएंगे। एक भी मेरे पास आ रहे हैं वो मुझे बोलते आपने बोला था हो जाएगा, नहीं हुआ। 30-40 रुपया आके मुझे सवाल पूछते हैं। तो उनके जो पब्लिक ग्रीवेंसेस होते हैं जनरली वो यहाँ पैसा खर्चा करके आता है, कोई ना कोई उसमें सब्जेक्ट होगा, आप देख लो, नहीं होगा तो मुझे बताओ, उनको समझाओ कि ये काम नहीं हो सकता। तो आने वाले समय में सेंसिटिव रहकर जो लोक प्रतिनिधि है उनके भी कामों के बारे में और ये हमारी कॉस्ट को कम करना चाहिए, क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहिए, वेस्ट मटेरियल को यूज करना चाहिए, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी से काम होना चाहिए, करप्शन फ्री सिस्टम होनी चाहिए, फास्ट ट्रैक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होनी चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ओनरशिप होनी चाहिए। ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं इसको फॉलो करूंगा, प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। और दूसरी बात आपको मैं पूरी छूट है, आपके लेवल पर जो काम नहीं होता और आपको लगता है कि आपके ताकत के बाहर है तो NHAI चेयरमैन को, राज्य मंत्री जी को और सेक्रेटरी को और मुझे बताओ और मुझे डायरेक्ट मिलो। मैं उस मुख्यमंत्री को तुरंत फोन करके बात करूंगा। मैं इन्वायरमेंट और इतने अच्छे हैं कि वो फटाफट क्लियर करने के लिए मुझे पूछते हैं कि बाबा कैसे मिलो। आप अगर ठीक प्रकार से हमने फॉलो किया तो हमारी समस्याएं कम हो जाएगी, समस्याएं कम होगी तो स्पीड बढ़ जाएगी, क्वालिटी अच्छी होगी तो मेंटेनेंस कॉस्ट कम होगी और पब्लिक में जो उनका सेटिस्फैक्शन है हमारे काम के कारण और बढ़ेगा। और आप सबके सहयोग से अभी तक 9 साल में तो ये सक्सेस स्टोरी बनी है, हमारे डिपार्टमेंट का अच्छा नाम है, उसका क्रेडिट भी आप सबको है। और कुछ बातों के सुधार होने के लिए कुछ बातें विचार रखी है। इस मीटिंग को पूरा करके आज दिन भर आप बैठने वाले बहुत अच्छा हुआ। एक बार मेरी इच्छा तो रहेगी कि हम लोग अच्छा काम करने वाले इंजीनियर्स को विश्वेश्वरैया जी के जन्मदिन पर पुण्यतिथि पर महाराष्ट्र में हम लोग अवार्ड देते थे जब मैं वहां मंत्री था। तो अच्छे काम करने वालों को भी रिकॉग्नाइज करें, रिस्पेक्ट करें, अच्छे काम करने वालों को अवार्ड मिलना चाहिए। जो काम नहीं करते उनको कहीं ना कहीं उसकी सलाह भी होनी चाहिए। तो परफॉर्मेंस ऑडिट अच्छा हो गया। तो मैं बैठा था कि कुछ बातें आपके सामने रखी, किसी को नाराज करने का भी मेरा उद्देश्य नहीं है। आपके कोऑपरेशन को, कॉन्ट्रीब्यूशन को मैं रिकॉग्नाइज करता हूँ, उसका रिस्पेक्ट करता हूँ। आप में से बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत मेहनत करते हैं, डिसिप्लिन भी है, मैं पब्लिकली भी उनको रिकॉग्नाइज करता हूँ, रात दिन मेहनत करते हैं। तो उसमें से और डिवीजन ऑफ वर्क, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर करके और इसकी गति बढ़ाकर हम लोग मिलकर, सब मिलकर एक और अच्छी सक्सेस स्टोरी इस साल के अंदर करेंगे और उसके लिए आप सब लोगों का सहयोग मिलेगा, इसी विश्वास के साथ
मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमें मीडिया से आए साथियों से अनुरोध करूंगा कि अब बैठक में जो फॉर्मल सेशन है वो शुरू होंगे, इसलिए आपसे अनुरोध है कि एडीजी साहब से रिक्वेस्ट की वो हेल्प करें इसमें। मीडिया के लोग अब जा सकते हैं। एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।